Hello everyone. So quite a hectic day. एक्चुअली क्या हुआ, मैंने पूरी वीडियोस अपलोड कर दी थी यूनिट 2 यूनिट 3 की आज के आज। पर उसमें एक इश्यू हो गया कि कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से एक सेकंड ऑडियो भी उसमें मर्ज हो गई वीडियोस में। तो मेरे को पूरी वीडियो सेकंड यूनिट 2 यूनिट 3 दोबारा से अपलोड करनी पड़ रही है। तो दोनों हाफ एन आवर के लेक्चर थे। मैंने बस ईयरफोन नहीं पहना था, अगर मैं ईयरफोन पहना होता मैं रेक्टिफाई कर लेता। पर इट्स ऑल कि फर्स्ट वीडियो का रिस्पांस मुझे काफी अच्छा मिला। आप लोगों ने कुछ कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए थे, तो सुन के मेरे को और मोटिवेशन आया। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो मैं तो भाई पूरा डीमोटिवेट हो चुका था, क्योंकि मैंने अभी 3 लेक्चर डाले थे क्लाउड के, एंड द क्लाउड वेंट रियली वेल। और उसकी वजह से मेरे को बहुत टाइम भी नहीं मिली ये सब चीज करने के लिए कि मैं एमएल का अपलोड करूं। मैं तो करने भी नहीं वाला था, पर इट्स ऑल योर सपोर्ट कि मैं भी कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर दैट। और अब हम करने वाले हैं यूनिट 2 दोबारा से। यूनिट 1 में हम बेसिकली क्या किए थे? यूनिट 1 में हमने डिस्कस किया था, लेट्स सी, हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, रिलेशनशिप और एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस हमने डिस्कस कर लिए थे। यूनिट 2 में हम विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग। हमने यूनिट 1 में देखा था कि दो टाइप की मशीन लर्निंग होती है, सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और हम यूनिट 2 में सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग को टारगेट करने वाले हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है उसको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट हम हमारा सेकेंड लेक्चर। तो फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो क्लासिफिकेशन, उसका नाम ही क्लासिफिकेशन है। तो ये समझना जरूरी है कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक टाइप होता है वेयर मॉडल लर्न्स फ्रॉम द लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा एंड प्रिडिक्ट द क्लास और कैटेगरी फ्रॉम अनसीन डेटा पॉइंट्स। मतलब बहुत ही सिंपल चीज है, वर्ड्स पे मत जाओ आप। सिंपल चीज ये है कि हमारे पास मान लो ये ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। और इस ग्राफ में हमें कैटेगरीज बनानी पड़ती है। ये क्लास 1, ये क्लास 2, ये क्लास 3। मान लो ये एप्पल का कैटेगरी है, इसमें एप्पल्स है, इसमें ऑरेंजेस है, इसमें मान लो कोई और फ्रूट है, मान लो गुआवा। ओके। तो अब जो भी एप्पल्स हो, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का हमें नाम नहीं पता क्या है, अनलेबल्ड डेटा है मान लो, अनलेबल्ड डेटा है। तो इससे हम कौन से सेक्शन में जाएगा ये डिसाइडिंग होगा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्या ये एप्पल की तरह रेड है, रेड कलर में है तो एप्पल में जाने की पॉसिबिलिटी है, ग्रीन कलर में है तो बाकी ठीक है। तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जांपल है। पर वही इसमें अगर लेबल्ड डेटा है कि यार ये एप्पल है, ये लेबल्ड डेटा है हमारे पास। अब इसके बाद हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि ये किस में जाएगा। तो ये प्रिडिक्शन काफी आसान हो गया कि एप्पल है तो एप्पल में जाएगा। और भी चीज इसमें प्रिडिक्ट अगर हम करें, तो वो लेबल डेटा के साथ प्रिडिक्शन को हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? सुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ टाइप लाइक क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग वेयर द मॉडल लर्न्स फ्रॉम लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा एंड प्रिडिक्ट्स द क्लास, कौन से क्लास में जाने वाला प्रिडिक्ट करता है, और कैटेगरी फॉर अनसीन डेटा पॉइंट्स, जिसके लिए हमें जिस डेटा पॉइंट्स हमको आइडिया नहीं है, उस अनसीन डेटा पॉइंट्स के लिए क्लासिफिकेशन काम करता है। और इसका एग्जांपल है ईमेल के स्पैम और नॉट स्पैम को डिटेक्ट करना। यानी कि हमारे पास ईमेल आते हैं, अब ईमेल में मान लो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे बाय या लिमिटेड ऑफर, ये सब अगर कीवर्ड्स आपके ईमेल में है, तो जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो ऑटोमेटिकली उसको स्पैम फोल्डर में डाल देता है। तो ये उसका एग्जाम्पल है, क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है। क्लासिफिकेशन स्पैम फोल्डर एक अपना क्लास है, एक अपनी कैटेगरी है। और जैसे ही कोई मेल में डिटेक्ट होता है कि हाँ यार इसमें ये चीजें हैं, तो वो उसको सीधा स्पैम फोल्डर में सेंड कर देता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कर देता है। तो कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसपे हम क्लासिफिकेशन को बताते हैं। क्लासिफिकेशन के कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मेनली 3 होते हैं। फर्स्ट इज फीचर इंजीनियरिंग। फीचर क्या होता है? बेसिकली फीचर मतलब इनपुट वेरिएबल्स। मतलब ये कि मान लो हमारे पास एक मशीन लर्निंग मॉडल है, ये हमारा एमएल मॉडल है। ओके, ये हमारा एमएल मॉडल है। इसमें हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, ये 3 इनपुट दिया। अब ये जो इनपुट्स है इनको हम बोलते हैं फीचर्स, दीज आर कॉल्ड फीचर्स, ठीक है। तो जब हम इन फीचर्स का यूज करके इसको ट्रांसफॉर्म करके, या इसको बेसिकली सिलेक्ट करके, इसको ट्रांसफॉर्म करके, इसको यूज करके हम अपने मॉडल के परफॉर्मेंस को इनहेंस कर दे या इंप्रूव कर दे, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। बेसिकली इनपुट वेरिएबल को यूज करके, उसको ट्रांसफॉर्म करके, अगर हम अपने
मॉडल के परफॉर्मेंस को बढ़ा सके तो उसे हम बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। अगेन इसका एग्जांपल है ईमेल स्पैम क्लासिफायर। जैसे वो सर्टेन वर्ड्स को लेता है, जैसे बाय को, लिमिटेड ऑफर को, ये सब वर्ड्स को लेता है वो, और अगर इसमें ये दोनों वर्ड्स या मल्टीपल वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको स्पैम फोल्डर में डाल देता है। तो हम क्या है कि ये सब चीज कहाँ मिलेगा, ये सब चीज हमें मेल आएगा, यानी कि इनपुट में जो आएगा उसको हमने स्कैन किया, अपने इनपुट वेरिएबल को, अपने फीचर्स को स्कैन किया, और उसके हिसाब से हमारा मॉडल ने उसको ट्रांसफॉर्म किया, यानी कि उसको स्पैम फोल्डर में डाल दिया। दिस इज कॉल्ड फीचर इंजीनियरिंग। आई होप इट्स क्लियर। सेकंड थिंग इज व्हाट, सेकंड थिंग हमें क्या करना है, सेकंड थिंग इज ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो हमारा जो, जैसे हमने भी देखा था, मशीन लर्निंग मॉडल थी हमारे, एमएल मॉडल था। अब हमारे जो डेटा सेट है इसमें हम डाल रहे हैं, जो भी डेटा हम इनपुट डाल रहे हैं, फीचर्स जो इसमें हम डाल रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग भी तो होगी यूजिंग लेबल डेटा टू ट्रेन द मॉडल। जो भी डेटा हम डालने वाले हैं वो लेबल डेटा होगा, तो उसका बेसिकली ट्रेनिंग करवाना या टेस्टिंग करवाना, ये सब क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग ऑफ द लेबल डेटा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रॉस वैलिडेशन। अब जैसे इसमें हमने डाल दिया, और मान लो सेम एग्जांपल लेते हैं, ईमेल स्पैम क्लासिफायर था, तो हमने ईमेल का रेफरेंस डाला, ये मशीन लर्निंग मॉडल ने देखा कि इसमें कोई ये सब वर्ड्स तो नहीं आ रहे, लिमिटेड ऑफर या बाय टाइम, अगर आ रहे तो उसको स्पैम में डाल दिया, नहीं आ रहे स्पैम में नहीं डाले, और मान लो स्पैम में डाल भी दिया, स्पैम में डाल दिया एक ईमेल को, इसने ट्रेनिंग और टेस्टिंग करने के बाद सब कुछ डाल दिया, तो एक बार फिर से हम उसको क्रॉस वैलिडेशन करते हैं। A technique is access to how model generalize to an independent data set by splitting the data into k folds। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये है कि आपने बेसिकली ऑपरेशन करने के बाद उसको एक बार क्रॉस वैलिडेट कर दिया, क्रॉस वैलिडेट कर दिया। यूजुअली k की वैल्यू 5 to 10 रहती है, मतलब k फोल्ड्स में, यानी कि एक बार क्रॉस वैलिडेट किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार, 5 से 10 बार करते हैं k फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। जस्ट लाइक हमारा कॉन्सेप्ट है हैशिंग, हैशिंग में भी इसी टाइप का फंडामेंटल यूज होता है, हम k mod 10 यूज करते हैं उसमें। इसमें हम लोग बेसिकली k फोल्ड यूज करते हैं, k फोल्ड क्रॉसिंग वैलिडेशन मेथड, जिसमें कि हम बेसिकली क्या करते हैं, रोटेटिंग द टेस्टिंग एंड डेटा सेट। मतलब सिंपल ये चीज है, क्रॉस वैलिडेशन मतलब क्या है कि जैसे हमने एमएल मॉडल हमारा ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो देखने के लिए क्या किया, हमने एक ईमेल डाला था, वो स्पैम में चला गया, ठीक है। अब हमने एक और ईमेल डाला, टेस्टिंग कर रहे हैं इसमें हम, क्रॉस वैलिडेशन करने के लिए, वो भी एक टेस्टिंग का पार्ट है। हमने दूसरा डाला, तीसरा डाला, 14 डाला, हम मेनली 5 या 10 टेस्ट केस डालते हैं, दिस इज कॉल्ड के फोल्ड्स। टेस्ट केस डालते हैं, और अलग अलग रोटेटिंग ट्रेनिंग सेट, मतलब रोटेटिंग ट्रेनिंग करवाते हैं, यानी कि सेम नहीं होता टेस्ट केस, टेस्ट केस डिफरेंट रहते हैं, सेट्स में अलग अलग रहते हैं, उसको हम के फोल्ड डेटा सेट्स बोलते हैं, और उससे हम क्रॉस वैलिडेट करते हैं कि हाँ हमारा मॉडल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये चीजें हो गई हमारी क्लासिफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, की क्लासिफिकेशन क्या होता है। आई थिंक क्लासिफिकेशन क्लियर है, क्लासिफिकेशन क्या होता है और मेनली उसके कितने की पॉइंट्स होते हैं वो, और अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है तो हम किस टाइप में लिखेंगे, ये हमारे पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम समझते हैं, क्योंकि हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा, मॉडल्स इवेल्युएशन, कि हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं एमएल मॉडल्स, हम उसको इवेल्युएट कैसे करते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं यार ये मॉडल हमारा बेटर है, ये मॉडल हमारा खराब है, ये कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो इवेल्युएशन के लिए कुछ कैटेगरीज होती है, 5 कैटेगरीज हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हमें ये बोलता है कि करेंटली आपका जो, देख लो फॉर्मूला, आपका मेन फॉर्मूला पे है। देखो ये जो एग्जाम है, एग्जाम की नीड क्या है, एग्जाम की नीड आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछने वाला एग्जाम, आपसे मेनली एक्यूरेसी, अगर न्यूमेरिकल पूछता है वर्स्ट केस में, तो आपको फॉर्मूलाज बस याद होने चाहिए, मैंने सारे फॉर्मूलाज लिख के आया है, आपको बस फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, और आप फार्मूलाज बस सही जगह लगा दो, आपका बस वही आंसर हो जाएगा, और आप डिफाइन कर दो सारी चीजें क्या होने वाली है। ठीक है, सो एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी इज टोटल ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन टोटल इंस्टेंस। जो भी आपका ट्रू पॉजिटिव है और ट्रू नेगेटिव है अपॉन टोटल इंस्टेंस आपका एक्यूरेसी होता है। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन इज लाइक ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव्स, तो उसको बोलते हैं प्रिसीजन। रिकॉल या सेंसिटिविटी को हम लोग बोलते हैं, इसमें एक डिफरेंस आ जाता है, इसमें फॉल्स नेगेटिव है और इसमें फॉल्स पॉजिटिव है। मतलब प्रिसीजन की जब बात करें तो ट्रू फॉल्स पॉजिटिव देखना, और रिकॉल की बात करें तो फॉल्स नेगेटिव देखना। याद करने का तरीका ही बता दूं मैं थोड़ा, चलो आप भी बोलोगे क्या, क्या बता दिया। प्रिसीजन का पी है तो लास्ट में यहाँ फॉल्स का पॉजिटिव रहता है, और यह रिकॉल है तो यानी कि नेगेटिव रहता है। ऐसे याद कर लो, मतलब कुछ भी करके याद तो कर लो आप, फॉर्मूले से। F1 स्कोर निकालने का तरीका होता है F1 इज इक्वल टू 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल, क्योंकि हमने अभी प्रिसीजन और रिकॉल पढ़ा, प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल। ऐसे याद कर लो कि ऊपर में हमारा बड़ा रहता है, मल्टीप्लिकेशन में बड़ी चीज आएगी, और नीचे हमारा एडिशन रहता है जिसमें हमारी छोटी चीज आती है।
ठीक है। तो 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल प्लस प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ये F1 स्कोर निकालने का फॉर्मूला होता है। ये हार्मोनिक मीन प्रिसीजन इसको हम बोलते हैं, यानी कि जो प्रिसीजन हमने निकाला था उसका हार्मोनिक मीन होता है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट इज AOC, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व भी बहुत सिंपल चीज है और ये ज्यादा यूज में नहीं होता बेसिकली। तो इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ आपको सिंपल, कि जब हमारा AOC की वैल्यू, वेट लेट्स कलर चेंज करते हैं पेन का, यस, अगर हमारा AOC की वैल्यू 1 आता है तो हमारा परफेक्ट मॉडल है, और हमारा 0.5 या उससे कम आता है 1 से तो हमारा रैंडम गैस है। मतलब क्या है, मतलब ये हमारा ग्राफ है और ये मान लो हमारे पास मॉडल का रिस्पॉन्स आया। तो अब अगर ये रिस्पॉन्स जो है मॉडल का वो कंप्लीट रहा, यानी कि ये पूरे रिस्पॉन्स ऐसे भरे रहे, इस टाइप में पूरा भरा है, यानी कि इसका AOC, एरिया अंडर कर्व की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, यानी कि ये मॉडल एकदम परफेक्ट मॉडल है, ये अच्छे से काम कर रहा है। मॉडल रिव्यू बेसिकली, क्योंकि हम मॉडल का कैलकुलेट कर रहे हैं, मॉडल का इवेल्युएशन कर रहे हैं। और अगर ये थोड़ा सा 1 से कम है या 0.5 है, यानी कि वो रैंडम कैसे, मॉडल 100% एक्यूरेट है ही नहीं। तो ये सब चीजें होती है, और कोई भी मॉडल 100% एक्यूरेट नहीं होता, यानी कि किसी की वैल्यू 1 नहीं होती जनरल केस में, अनलेस वी आर टेकिंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स। तो ये पूरा इशू रहता है, और मैं इसको पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। आप देख सकते हो मेरे पास डायग्राम्स भी पूरे हैं, ये डायग्राम है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसी लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, आई थिंक सो। यस। सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, लेट मी चेक साउंड तो प्रॉपर आ रहा है ना, क्योंकि यार डर लगता है अभी फिर से शूट करना पड़ जाएगा। यस, इट्स ऑल वर्किंग फाइन, लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट थिंग इज स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी। स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी ये बताता है हमें कि डिसीजन लेने के लिए हम किन किन स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन और डिसीजन सरफेस। तो ये दो चीजें होती है, ये मेनली ज्यादा कुछ पूछता नहीं है एग्जाम में, पर फिर भी समझ लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन मतलब होता है कि आप एक मैथमेटिकल फंक्शन यूज टू सेपरेट डिफरेंट क्लासेस। मतलब मान लो हमारे पास एक ग्राफ में ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, ठीक है, और हमारे पास एक अननोन ऑब्जेक्ट है। मुझे कंफ्यूजन है, मैं क्लास ए में डालूं या क्लास बी में डालूं। तो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, मैं इसको यूज करूंगा बीच में, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि ये क्लास ए में जाने के लायक है या क्लास बी में जाने के लायक है। आपने एक और डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन का एग्जांपल पढ़ा था, वो था आपका, याद करो, एसवीजी। एसवीजी था या क्या था, स्टैंडर्ड वैल्यू, मैंने पिछले लेक्चर 1 में बताया था। कैन यू रिकॉल क्या था वो, जो आपको डिवाइड करता था एक हॉरिजॉन्टल पे, याद आ रहा है कुछ, इसका एग्जांपल भी दे, लेट मी चेक। यस, SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये भी क्या करता है, ये एक हाइपर प्लेन से डिवाइड करता है डिफरेंट क्लासेस में, सेपरेट करता है डिफरेंट क्लासेस को, SVM। और ये क्या करता है, हम जो भी पढ़ रहे हैं, ये है आपका डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन और डिटर्मिनेंट फंक्शन। तो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, तो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन का एक टाइप है SVM। अब क्लियर हुआ, चीजें डॉट कनेक्ट हो रहे हैं। SVM जो है डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन का एक टाइप होता है, जो हमें क्लासेस को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। होप इट्स क्लियर किस टाइप में करता है। मैंने आपको डायग्राम देके भी एसवीएम क्लियर करवाया था, और मैं इसमें एक बार और क्लियर करवा देता हूँ। इसमें भी मैंने, देखो ये है एसवीएम का एग्जांपल, ये एसवीएम हाइपरप्लेन डायग्राम है। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारा मेनली हाइपरप्लेन है। इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिन, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मिनिमम मार्जिन। और ये हमारा मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन है, क्योंकि प्लेन में आ गया। पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिन, लोएस्ट पॉइंट को बोलते हैं मिनिमम मार्जिन, और जो प्लेन हो गया उसको बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिन प्लेन। ठीक है, ये सब करने के बाद जो हमारा, वेट, यस, ये सब करने के बाद जो हमारा राइट साइड में जो ऊपर की तरफ आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वेक्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव हाइपरप्लेन, या नेगेटिव, सॉरी, इसको बोलते हैं डेटा पॉइंट्स। ये सब जो पॉइंट्स है इसको बोलते हैं डेटा पॉइंट्स। और ये जो कनेक्टेड है, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है उसको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। यानी कि ये जो वेक्टर पॉइंट्स का भी सबसे नियरेस्ट जो रहता है उसको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। इसी के सपोर्ट में बाकी चीजें रहती है। और ये हमारा नेगेटिव प्लेन हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हाइपर प्लेन हो गया, ये नेगेटिव हाइपर प्लेन हो गया। तो ये हमारा एसवीएम हाइपर प्लेन डायग्राम बन चुकी है। इस टाइप में चीजें बनती है। पिछले लेक्चर्स में मैंने डायग्राम नहीं बताया था, पर इसमें मैं डायग्राम बता दिया।
और हमारा क्लियर हो गया। और डिस्क्रिमिनेट फंक्शन का भी उसे एक एग्जांपल है एसवीएम, आप इसको भी बना सकते हो इन केस आ गया तो, जैसे चांसेस कम होते हैं डिस्क्रिमिनेट पर, आ गया तो आप एसवीएम का भी ड्रॉ कर सकते हो फॉर एन एग्जांपल। लीनियर डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस होती है, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस होती है, इसको यूज करने के लिए एलडीए, द फंक्शन टू फाइंड्स आउट द बेस्ट लाइन टू स्पेक्टेट या सेपरेट क्लासेस करने के लिए बेस्ट लाइन को फाइंड आउट कर लेता है। डिसीजन सरफेस में हम डिसीजन ट्रीज यूज करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था डिसीजन ट्री क्या होता है। डिसीजन ट्री यूज करते हैं मेनली सेपरेट करने के लिए क्लासेस को, या डिसीजन लेने के लिए, तो यही है डिसीजन सरफेस। और आप इसको सिंपल एसवीएम और डिसीजन ट्री के एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो। होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज पॉपुलर क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। इसमें हमें Bayes एल्गोरिदम पढ़ना है, नाइव Bayes एल्गोरिदम, Bayes एल्गोरिदम बोलते हैं इसे, बेस्ड ऑन Bayes थ्योरम, assumes that the feature are independent given in the classes, commonly used in text classification and spam detection, सेम चीज में काम आता है। फॉर्मूला इसका क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे काम करता है ये, यानी कि ये आपका फॉर्मूला है, पर मैं इसको थोड़ा सा और एग्जांपल से समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेसिस में काम करता है, मतलब आपको पास एक मल्टीपल कंडीशंस गिवन है, आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो अगर बी गिवन है तो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी है, मतलब मान लो 0.1% प्रोबेबिलिटी है, 0.1 प्रोबेबिलिटी है कि लोगों ने रेनकोट पहना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अभी रेनी सीजन चल रहा है? क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी क्या है, रेनी सीजन चल रहा है, इफ प्रोबेबिलिटी गिवन है कि लोगों ने रेनकोट पहना है 0.1, तो आपको ये निकालना है। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको एक कंडीशन गिवन होती है और आपको उसके रिस्पेक्ट में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले पी ए अपॉन बी, यानी कि पी सी अपॉन एक्स लिखा हुआ है इसमें, मैं पी अपॉन ए अपॉन बी का एग्जांपल लेता हूँ, डिवाइडेड बाय जो बेस में है उसको बेस में लिख दो, पी बी पहले, ठीक है। बेस में जो कंडीशन थी बी थी, तो पी बी लिख दो। उसके बाद जो ऊपर में है उसको रिवर्स कर दो, यानी कि हमें ये गिवन रहता है, इतना चीज गिवन रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें ये पता होगा कि बी अपॉन ए पे प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि जितने लोगों ने रेनकोट पहना है जो कि 0.1 था, अगर रेनी सीजन है तो क्या प्रोबेबिलिटी है लोगों ने रेनकोट पहना है, ये गिवन होगा हम लोगों को। साथ ही साथ इनटू कर देते हैं, इसमें इनटू होता है, प्लस नहीं होता म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने लोगों ने ए, टोटल फर्स्ट इवेंट, कितने लोगों ने ए क्या था हमारा, कि अभी रेनी सीजन चल रहा है कि नहीं। तो अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा हाँ रेनी सीजन चल रहा है और कितने लोगों ने रेनकोट पहना है उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, रेनी सीजन होने की प्रोबेबिलिटी ये है, और अगर रेनकोट पहना है लोगों ने और रेनी सीजन उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो आप बताओ कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको ये फाइंड कर सकते हो थ्रू बेस एल्गोरिथम। ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स है, ठीक है। तो दिस इज बेस एल्गोरिथम, आई होप इट्स क्लियर। आपको फॉर्मूला बस एक बार देख लेना है, दिमाग में रखना है और कुछ नहीं। अब बेस एल्गोरिथम में अगर आप डिसीजन मेकिंग जोड़ दो, यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एप्लीकेशन जोड़ दो, तो ये सिंपल आप इसको बेसियन नेटवर्क से बोल सकते हो। तो बेस एल्गोरिथम और बेसियन नेटवर्क एकदम सेम चीज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसमें हमने जो वेरिएबल्स माने थे सेम, इसमें भी वेरिएबल्स उसी टाइप में कंडीशनल डिपेंडेंसीज होती है। डिसीजन मेकिंग और डायग्नोसिस और डिजीज हम लोग बोलते हैं, उसके लिए हम बेसियन नेटवर्क्स बोलते हैं। डिसीजन ट्री भी एक रास्ता हो सकता है, हमने डायग्राम उसका देख लिया। डिसीजन ट्री के थ्रू भी आप एल्गोरिथम्स को क्लासिफिकेशन कर सकते हो, हमने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं ये चीज। तो ट्री स्ट्रक्चर होता है वेयर ईच नोड रिप्रेजेंट्स अ फीचर, यानी कि इनपुट, और ब्रांच रिप्रेजेंट्स द डिसीजन आउटकम्स। इसमें एडवांटेजेस क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इंटरप्रेट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, और डायग्राम आपने बना दिया, हो गया। रैंडम फॉरेस्ट एक नई कॉन्सेप्ट आ जाती है जो कि इंपॉर्टेंट भी है। रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है वो समझते हैं। रैंडम फॉरेस्ट इज resemble of decision trees usually trained by bagging bootstrap aggregating and, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि चीजें किस टाइप में काम करती है, मैं रैंडम फॉरेस्ट समझाता हूँ। जैसे हमने डिसीजन ट्री पे बात कर लिया, डिसीजन ट्री क्या होता है, तो हमारे पास एक इंस्टेंस था, हमने उसमें डिसीजन ट्री बनाया, डिसीजन ट्री नंबर 1, ट्री नंबर 2, ट्री नंबर 3। इन डिसीजन ट्री से हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि ये क्लास ए में जा रहा है, ये क्लास बी में जा रहा है, ये क्लास सी में जा रहा है, या मल्टीपल क्लासेस में जा रहा है, ठीक है। और हम इन क्लासेस में जो डोमिनेटिंग टर्म है, जो मेजोरिटी वोटिंग हम देखते हैं, मेजोरिटी वोटिंग को लेंगे और उसका एक इंडिविजुअल क्लास बना देंगे जो कि हमारा फाइनल क्लास होगा। तो बेसिकली हमने बहुत सारे ट्रीज का यूज किया, डिसीजन ट्रीज का यूज किया, और उससे एक पर्टिकुलर क्लास बना दिया, फाइनल क्लास।
एक पर्टिकुलर क्लास बना दिया जो हमें नीडेड था। तो दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मल्टीपल ट्रीज को हम लोग बोलते हैं, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रैंडम फॉरेस्ट प्रॉब्लम या रैंडम फॉरेस्ट रीअसेंबल ऑफ डिसीजन ट्रीज यूजुअली ट्रेन बाय बैगिंग प्रोसेस। बैगिंग प्रोसेस बताए थे क्या होता है, रिड्यूसिंग ओवरफिटिंग एंड इंप्रूव्स एक्यूरेसी के लिए काम आता है। के नियरेस्ट नेबर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, ये भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, बैगिंग में डिस्कस करेंगे और इसको भी डिस्कस करेंगे। के एन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास नियरेस्ट नेबर के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, एक ये है हमारे पास, ये है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, यू कैन रेफर दैट लेक्चर। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू हाउसेस बेस्ड ऑन फीचर्स लाइक साइज, लोकेशन, प्राइस, इस टाइप की चीज आप कर सकते हो। सपोर्ट वेक्टर मशीन भी हमने डिस्कस कर लिया है, क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, मैपिंग डेटा के लिए, ये सब चीजें कर ली है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, एसवीएम तो कर लिया ना, सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है, हाइपर प्लेन के बारे में, मैक्सिमाइज करना चाहिए मार्जिन हम लोगों को, तो ये इसका हमने डायग्राम भी देख लिया अभी अभी, ये सपोर्ट वेक्टर मशीन का, ये डायग्राम बना लेना, आप देख लेना। नेक्स्ट इज हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड रहता है, ये लेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम यूज करता है, बाय ट्रेनिंग एडजस्टिंग वेट्स बेस्ड ऑन एरर के थ्रू, और यूज्ड इन डीप लर्निंग एप्लीकेशंस के लिए लाइक इमेज रिकॉग्निशन एंड स्पीच प्रोसेसिंग में भी ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स काम करता है। दिस इज द टोटल क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम जो हमें पढ़ना है, हमने इतना डिस्कस कर लिया क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट, एप्लीकेशन क्या है यार, क्लासिफिकेशन क्या है, हमने पूरी तरह से क्लासिफिकेशन की चीजें डिटेल में पढ़ ली है, क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशंस डिसीजन के बेसिस में कौन कौन से मॉडल इवैल्यूएशन मैट्रिसेस होते हैं, क्लासिफिकेशन के कई कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, तो हमने पूरी की पूरी अभी तक चीजें बात की क्लासिफिकेशन पे, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की। एप्लीकेशंस क्या होती है, ईमेल फिल्टरिंग में, स्पैम डिटेक्शन जैसा बताया था, हेल्थ केयर में काम आती है, डायग्नोसिंग डिसीजेस के लिए, फाइनेंस में काम आती है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम के लिए या लोन अप्रूवल बेस्ड सिस्टम के लिए, इमेज रिकॉग्निशन में लाइक इमेजेस को कैट्स, डॉग, अदर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन, लाइक कस्टमर को क्या चाहिए उसके बिहेवियर को समझने के लिए हम यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं। ये सारी एप्लीकेशंस है और ये इंपॉर्टेंट भी है क्लासिफिकेशन के लिए। रीअसेंबल ऑफ क्लासिफायर्स, रीअसेंबल के लिए हमने अभी रैंडम फॉरेस्ट जो पढ़ा था, रीअसेंबल इसमें सुना होगा आपने, रीअसेंबल्स, रीअसेंबल ऑफ क्लासिफायर्स कैसे रीअसेंबल करते हैं, दो एल्गोरिथम्स होते हैं, एक बैगिंग और एक बूस्टिंग। बैगिंग के लिए रैंडम फॉरेस्ट बैगिंग पे काम करता है, जैसे देख सकते हो बैगिंग पे काम करता है। समझते बैगिंग होता क्या है, बैगिंग, व्हाट इज बैगिंग। बैगिंग बेसिकली क्या है, बैगिंग कंबाइंस मल्टीपल क्लासिफायर और decision trees by training them into different random subset of training data। मतलब ये हमारे पास एक ट्री है, ये हमारे पास एक ट्री है, ये हमारे पास ट्री है, और इन सबको कंबाइन करके हम एक फाइनल क्लास बनाते हैं, और इनके सारे बिहेवियर को हम लोग अंडरस्टैंड करके फाइनल क्लास बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज बैगिंग। फॉर एग्जाम्पल, हम रैंडम फॉरेस्ट का उसका एग्जाम्पल है, यानी कि मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को कंबाइन करके और उसको ट्रेन करके ऑन डिफरेंट रैंडम डेटा सेट ऑफ रैंडम ट्रेनिंग और रैंडम फॉर ट्रेनिंग डेटा, उसको हम बोलते हैं रैंडम फॉरेस्ट। ट्री है, देखो इमेजिन करो, मल्टीपल डिफरेंट ट्रीज अलग अलग डेटा सेट पे ट्रेन किया, तो रैंडम फॉरेस्ट ना, मल्टीपल ट्रीज क्या बनाता है, फॉरेस्ट बनाता है, वो फॉरेस्ट जिसमें डेटा सेट रैंडम है, तो रैंडम सबसेट ऑफ डेटा के लिए हम लोग क्या होगा, रैंडम फॉरेस्ट, नाम इज क्लियर। बूस्टिंग क्या होती है, इट इज sequential reassemble method where each new models correct the error made by the previous model। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे हमने एक मॉडल बनाया, इस मॉडल में थोड़ा बहुत कुछ चीजें गलत थी, उसको इसने सही किया और हमने एक और मॉडल बनाया इसके बाद, तो बेसिकली इसके पुराने मॉडल के एरर्स को इसने फाइंड आउट किया और नए मॉडल्स में उसको करेक्ट करके डाला, इसमें भी कुछ एरर होंगे तो उसको भी ये करेक्ट करके एक नया मॉडल बना देगा। दिस इज कॉल्ड एक सीक्वेंशियल रीसेंबल मेथड कर रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं बोस्टिंग। और बोस्टिंग एल्गोरिथम्स एडा बोस्ट या ग्रेडियंट बोस्टिंग के उसके एल्गोरिथम्स है, पॉपुलर एल्गोरिथम्स जो कि बोस्टिंग परफॉर्म करती है। नेक्स्ट इस थिंग इज व्हाट, डायग्राम समझते हैं हम लोग, तो रैंडम फॉरेस्ट के हमने डायग्राम देख लिए क्या होती है अच्छे से, एसवीएम के हाइपर मशीन के भी देख लिए, आरओसी के देख लेते हैं। तो आरओसी बेसिकली आपका इधर वाई एक्सिस, इधर आपका एक्स एक्सिस रहता है, और मेन आपका रैंडम क्लासीफायर सेंटर में रहेगा, रैंडम क्लासीफायर जो कि रैंडम चीजें क्लासीफाई करने के लिए रहता है। उसके बाद इससे ऊपर रहेगा आपका बेटर एल्गोरिदम, उससे ऊपर, उससे बेटर, और सबसे ऊपर रहता है बेस्ट एल्गोरिदम। जैसे जैसे ये चीजें ऊपर जाती रहती है वो बेटर बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे चीजें नीचे रहेंगी वो वर्स्ट के कैटेगरी में आएगा, ऊपर बेटर और नीचे वर्स्ट, और सेंटर लाइन रहती है अपनी रैंडम क्लासीफायर की। तो हम ये दिखाते हैं कि आरओसी कर्व में कि कौन सी चीज बेटर है, कौन सी चीज बेटर नहीं है।
ठीक है, ये बेसिकली बताते हैं। और एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं परफेक्ट क्लासीफायर, वो 1 पे रहता है, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो परफेक्ट, और कोई भी प्रैक्टिकली परफेक्ट क्लासीफायर को अचीव नहीं कर सकता। तो इट्स बेसिकली अ ट्रेड ऑफ बिटवीन सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिक, लाइक स्पेसिफिसिटी। एक स्पेसिफिकेशन और सेंसिटिविटी का एक ट्रेड ऑफ रहता है, जिसको ये आरओसी कर्व शो करता है। ठीक है, दिस इज द लास्ट थिंग। और इसको मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ आपको। अगर मुझे एक पर्टिकुलर सर्कल है, मुझे इसमें डॉट करना है, ऐसे मैं डॉट कर दूंगा। पर अगर मेरी माउस की सेंसिटिविटी हाई रहेगी, सेंसिटिविटी अगर मेरी हाई है, तो क्या मैं स्पेसिफिक इसके सेंटर पे डॉट कर पाऊंगा? नहीं। मैं करना चाहूंगा पर मेरा थोड़ा माउस इधर उधर हो जाएगा। यानी कि सेंसिटिविटी हाई होने पे स्पेसिफिकेशन या स्पेसिफिसिटी कम हो जाती है। दिस इज द ट्रेड ऑफ, यानी कि एक बढ़ता है दूसरा कम हो जाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। पर अगर मेरी सेंसिटिविटी कम होगी, मतलब मैं एक जगह पे स्टिल हो सकता हूँ जैसे इसमें है, तो मैं सेंटर पे इजीली मार्क कर सकता हूँ। यानी कि अगर मेरी सेंसिटिविटी कम है, तो मैं स्पेसिफिक लोकेशन पे या एक स्पेसिफिक मॉडल को इवेलुएट बेटर कर सकता हूँ। ये सेंसिटिविटी कम होने पे स्पेसिफिकेशन बढ़ जाता है। तो अब लिख सकते हो सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्पेसिफिकेशन। और यही हमारा आरओसी कर्व शो करता है। और यही इसका ये जो ग्राफ है वो शो करता है। तो आप ग्राफ बना देना, इतना चीज एक्सप्लेन कर देना, काम खत्म। कुछ नहीं करना आपको एक्स्ट्रा। एंड हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड यूनिट, जो कि मैंने दोबारा शूट किया है। सो बताना आपको कैसा लगा। सेकंड यूनिट हमने कवर कर लिया, पूरी चीजें अच्छे से डिटेल में हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट यूनिट हम करेंगे यूनिट 3, जो कि मे बी आई थिंक आज रात में या कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा मैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर द वीडियो and hope you like it. Okay, so thank you for watching, have a nice day.